स्टूडेंट्स, मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 11th फिजिक्स के अंतर्गत संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो एक सीधा सा मैटर है, यदि हम किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल ना लगाएं या किसी निकाय पे यदि हम बाह्य बल न लगाएं तो उसके संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि संवेग संरक्षित रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि वो कैसे, तो समझिए बात को। हम मान लेते हैं कि जो निकाय है वो निकाय केवल एक कण से मिलकर बना है, और यदि निकाय एक कण से मिलकर के बना है तो सीधी बात है, एक पार्टिकल तो है ही वो, ये कोई निकाय है और उसमें एक पार्टिकल है, ठीक है। अब बात आती है, इसमें हमने बल लगाया तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आ जाओ जरा थोड़ा सा। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है ये हो गया संवेग में परिवर्तन दर, यानी समय का भाग देंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल के इक्वल होती है, और यदि वो बल के इक्वल होती है तो ठीक है। और चूंकि इस संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार हम बल नहीं लगाते, F इज इक्वल टू 0, बल अनुपस्थित है, इसका मतलब बल आप नहीं लगा रहे हैं, यानी लगने वाला बाह्य बल शून्य है। यदि ये शून्य है तो हम देखते हैं कि डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डेल P बराबर 0, इसका मतलब परिवर्तन नहीं है, 0 मतलब परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब है कि P जो है वो एक क्या है, नियतांक है। तो आपने देखा कि गति के द्वितीय नियम को हमने फॉलो किया, जबकि हमने ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो निकाय वो एक कण से मिलकर बना है। तो बहुत सिंपल है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, लेकिन बल नहीं लगाना है तो बल F का मान 0, और आपने देखा कि डेल P 0 का मतलब है संवेग में परिवर्तन 0, और यदि वो परिवर्तन 0 है इसका ये मतलब हुआ कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि संवेग क्या है, नियतांक। लेकिन अब हम ये मान के चलते हैं, यदि यही निकाय मान लो कि दो कणों से मिलकर बना होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता। चलिए अब हम लेके चलते हैं कि हमारे पास जो निकाय है वो दो कणों से मिलकर के बना है। चलिए अब देखते हैं, मान लिया कि निकाय दो कणों से मिलकर बना। जब दो कणों से निकाय यदि मिलकर बना है तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक जो है निकाय और इसके अंदर ये दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स, ये जो है वो पहला कण है और ये वो दूसरा कण। तो निश्चित रूप से जब दो कण पूरे ब्रह्मांड में हैं तो पहला दूसरे पर यदि क्रिया बल लगाएगा तो दूसरा वाला भी पहले पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ठीक है। तो हम ही मान के चलते हैं, देखिए पहले कण के द्वारा, बात समझना, पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल हम मानते हैं, देखिए F21, यहां जो 21 रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान रखना ये पीछे कौन सा लिखते हैं, जिसके द्वारा लग रहा है, और पहले किस पर लिखते हैं, जिस पर लग रहा है, तो ये पहले के द्वारा दूसरे पर, ठीक है। तो पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल कितना है, मान लो F21 है। अच्छा, यहां किस पर लग रहा है, वो पहले कण के द्वारा किस पे लग रहा है, वो दूसरे पे लग रहा है, तो संवेग किसका बदलेगा, गति में कौन आएगा, दूसरा आएगा ना, तब देखेंगे। तब दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन की दर वो कहलाएगी डेल P2 अपान डेल P1, डेल P2 अपान डेल P1, क्योंकि दूसरे समय डेल T। अब हम इस सिस्टम में यदि हम चलें तो गति का हम दूसरा नियम यूज करें, गति के दूसरे नियम से।
और गति का दूसरा नियम नहीं लगाते हैं तो ये जो बल है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू डेल P2 अपान डेल T। चलिए ये जो वैल्यू आई है इसको आप रहने दीजिए। अब हम ये मान चलते हैं जब ये निकाय दो कणों से मिलकर बना है, पहले कण के द्वारा दूसरे पे बल लगा है, अब दूसरे के द्वारा पहले में भी तो लगेगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी तो फॉलो होगा ना यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है हम ये देखते हैं। चलिए अब इसका पेज नंबर फर्स्ट, ये पेज नंबर में सेकंड करने जा रहा हूँ। अब दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल, वो कितना लगने वाला बल, ये कहलाएगा F21। दूसरे के द्वारा, तो पीछे किसको लिखना है? जिसके द्वारा लग रहा है, और जिस पर लग रहा है वो पहले। अब ये दूसरे के द्वारा कहाँ लग रहा है? ये पहले पे लग रहा है। तो संवेग किसका बदलेगा? पहले कण का बदलेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा पहले कण के संवेग में परिवर्तन की दर, तो डेल P1 अपान डेल T। और फिर पुनः हम लगाएंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। फिर से लगाएंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और इस दूसरे नियम को हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि F12 इज इक्वल टू डेल P1 अपान डेल T। ये पॉइंट आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले कण के द्वारा दूसरे और दूसरे कण के द्वारा पहले, दोनों पे ही हमने बल निकाल लिया है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें तो ये देखना है यदि हम कोई बल ना लगाएं, यदि हम कोई बल ना लगाएं तो क्या होगा। तो अब आपको समझना है। आप जानते हैं न्यूटन की गति के तृतीय नियम पे आओ। न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, तीसरे नियम में आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब F21 और F12 बराबर होंगे, लेकिन एक प्लस होगा और एक माइनस, क्योंकि दिशाएं अलग होंगी। पहले कण के द्वारा दूसरे पे और दूसरे कण के द्वारा पहले पे लगने वाले बल, यदि उसमें एक क्रिया है तो दूसरी प्रतिक्रिया है, तो बराबर होंगे। लेकिन विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो दिशा विपरीत बताने के लिए ये माइनस होगा। ये आप अंदर ले आए, तो ये हो जाएगा F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0। और यदि ये 0 हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल P2 अपान डेल T प्लस डेल P1 अपान डेल T इज इक्वल टू 0। और ये 0 होने का मतलब है यदि आप डेल T का गुणा कर देते हैं तो आप फाइनली आ जाएगा डेल P2 प्लस डेल P1 इज इक्वल टू 0। और दोनों में जो परिवर्तन है, दोनों के संवेग में परिवर्तन का टोटल यदि 0 है, इसका मतलब दोनों के संवेग नहीं बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P1 प्लस P2 बराबर एक क्या होगा? नियतांक होगा। ये इस प्रकार हम चाहें तो अब n कणों के लिए भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।